सुमन आज रसोई में वेज सैंडविच बना रही थी। हाथों में लाल चूड़ा खन खन करते बता रहा था कि आज जानकी की नई बहू रसोई में कुछ स्पेशल बना रही है। पर तभी सुमन की ननद वर्षा, जो अपनी नई भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अचानक गुस्से से भड़कती हुई रसोई में आ जाती है। ये सब आप बाद में बनाना, मुझे अपने लिए नूडल्स बनाने हैं। वर्षा, मैं वेज सैंडविच बना रही थी, तुम्हें पसंद है ना, ये भी खा लेना। मुझे नहीं खाने, आज मेरे नूडल्स खाने का मन है। वैसे भी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं आपके लिए वेज सैंडविच खाने के लिए रुकूंगी। मैं अपने नूडल्स बना रही हूँ, आप ये सब बाद में कर लेना। किचन में इतनी जगह नहीं है कि 2 लोग खड़े हो सके। सुमन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। वर्षा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तुम एक तरफ बना लेती नूडल्स। रसोई से बाहर जाने के लिए क्यों बोला अपनी भाभी को? मम्मी, मैं देख रही हूँ जब से भाभी आई है आप सबने मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। जब देखो इस घर में भाभी की बातें होती रहती हैं। मैंने कल इडली सांभर बनाने के लिए बोला था, लेकिन किसी ने भी मेरे लिए इडली सांभर नहीं बनाया। और रात के समय भाभी ने जब राजमा चावल बोने तो आपने फौरन उनके लिए बना दिए। अब सुबह सुबह मैं क्यों वेज सैंडविच खाऊं जब मेरा मन नहीं है? मेरा मन नूडल्स खाने का था, इसलिए मैं रसोई में आकर खुद ही बनाने लगी, क्योंकि मुझे पता है ना आप मुझे मैगी बनाकर दोगे और ना भाभी। मुझे तो लगता है मुझे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। मैंने मैगी बना ली है, जा रही हूँ कॉलेज। बुला लो अपनी प्यारी बहू को, आ जाएगी रसोई में आपके लिए सैंडविच बनाने। बाय। वर्षा ने डिब्बे में नूडल्स पैक किए और कॉलेज चली गई। घर में सब जानते थे कि वर्षा सुमन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, पर सुमन सबकी लाडली थी, इस वजह से कोई भी उसे इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था। मम्मी जी, ये सैंडविच। पापा जी, आपका नाश्ता। सुमन बहू, वर्षा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे माफी शब्द मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वर्षा मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता। वो मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स शाम को घर आना चाहते हैं। सुमन, तुमसे मिले नहीं ना, तो सबका मन है तुमसे मिलने का। सब बार बार बोलते हैं कि भाभी से मिलवाओ। जी बोल दीजिए, मैं कुछ बना लूंगी खाने का। तुम बेकार में थक जाओगी, बाहर का ऑर्डर कर देंगे। पर नीरज ठीक कह रहा है बहू, तुम अकेली कहाँ बनाती रहोगी? बाजार से आ जाएगा शाम को खाना, सब तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम रसोई में लगी रहो, ये भी अच्छा नहीं लगता। इधर नीरज के फ्रेंड्स के आने की बात हो रही थी, उधर वर्षा कॉलेज के बहाने अपने बॉयफ्रेंड विक्की से मिलने गई थी। विक्की और वर्षा बहुत ही क्लोज आ चुके थे। वर्षा विक्की से अक्सर शादी की बात करती रहती थी। नूडल्स तो तुमने बहुत बढ़िया बनाए हैं, ऐसे नूडल्स रोजाना मिल जाए तो मजा आ जाए। इसके लिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर तो रोजाना तुम्हें बढ़िया खाना मिलेगा मेरे हाथों का। पर जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम मुझे बहाना बना देते हो। विक्की, बताओ ना, कब करोगे शादी की बात? बहुत जल्दी करूंगा, बस कुछ दिन की और बात है। पापा लंदन से आ जाएं, उसके बाद मैं इस बारे में बात कर लूंगा। विक्की की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है। शाम को जब वर्षा घर लौटती है तो नीरज के दोस्त आए हुए होते हैं, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। नीरज भैया, कुछ भी कहो, सुमन भाभी बहुत अच्छी है। आपको पता है सुमन भाभी मेरा कोई भाई नहीं था, पर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो नीरज भैया ने बिल्कुल भाइयों जैसी मेरी केयर की, मेरी हर काम में हेल्प की। बहुत अच्छा नेचर है नीरज भैया का। ऑफिस में हम सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो सच है भाभी, अपना यार नीरज वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत बड़े दिल वाला है। कितनी बार तो परेशानी के समय इसने मेरी मदद की है, हमेशा आगे रहा है। अरे बस करो, मेरी इतनी तारीफ करोगे तो मक्खन खाकर मेरा वजन बढ़ जाएगा। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तभी वर्षा आ जाती है। वर्षा, मेरे सारे दोस्तों से मिलो, ये मेरी बहन वर्षा है। ओह, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे हाँ याद आया, तुम विक्की की दोस्त हो ना? पहले वो मेरे कॉलेज में था, मैंने तुम्हें एक बार उसके साथ एक कॉफी शॉप में देखा था। मैं विक्की से मिलने भी आई थी, शायद तुम्हें याद होगा। इतना कुछ याद नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नीरज की दोस्त की बात सुनकर उस समय सब चुप हो गए। वर्षा समझ गई थी कि अब वो विक्की की सच्चाई ज्यादा छुपा नहीं पाएगी। सबको घर में पता चल चुका था कि वर्षा विक्की से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वर्षा, आज ही हमारी विक्की के माता पिता से बात करवाओ। हम नहीं चाहते कि लोगों के मुंह से हम ये बात सुने। हम बिना देर किए तुम्हारी शादी विक्की से कर देंगे। पापा, मैं विक्की को कॉल मिला रही हूँ, वो उठा नहीं रहा। तो तुम्हें विक्की का घर तो पता है ना? हम आज ही विक्की के घर चलते हैं। हाँ और क्या, एक बार उसके मम्मी पापा से बात तो करें, उन्हें भी अपने बेटे के बारे में पता होना चाहिए। वर्षा के मम्मी पापा और नीरज विक्की के घर जाते हैं, पर वहाँ विक्की नहीं था। साहब जी,
कल ही वो लोग सब कुछ बेचकर विदेश चले गए हैं। साहब ने विकी भैया और उनकी मम्मी को भी बुला लिया है, कल रात को ही गए हैं साहब जी। क्या विकी लंदन चला गया? उसने वर्षा को कुछ भी नहीं बताया? पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। चलो अब वापस घर, यहाँ रुकने से क्या फायदा। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा लड़का देखकर वर्षा की शादी कर दो, ज्यादा दिन देर करना ठीक नहीं। वर्षा ने जब सुना कि विक्की हमेशा के लिए लंदन चला गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वर्षा घबरा रही थी। घर में उसकी शादी की बात चल रही थी। सुमन वर्षा के कमरे में गई ताकि वो वर्षा से बात कर सके। आप यहाँ क्यों आए हो? आप बाहर जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वर्षा, मैंने तुम्हारे वॉशरूम की क्लीनिंग की थी, वहां पर मुझे ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली है। शायद तुम डस्टबिन में फेंकना भूल गई थी। भाभी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आपको मेरी कसम, नहीं तो मम्मी पापा भैया सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। भाभी घबराओ नहीं वर्षा, तुम मेरी छोटी बहन हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सुमन नहीं जानती थी कि कमरे के दरवाजे पर उसके सास ससुर और पति ये बात सुन चुके हैं। तीनों गुस्से में थे। वर्षा तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तेरी वजह से हमारा पूरी बिरादरी में अपमान हो जाएगा। अगले महीने ही कोई लड़का देखकर हम इसकी शादी कर देंगे। वर्षा, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज आप लोग इसे सपोर्ट करो, वर्षा को माफ कर दो। इस समय ये इस कंडीशन में नहीं है कि इतनी नफरत सहन कर सके। वर्षा को आपके सपोर्ट की जरूरत है। सुमन का अपनापन देखकर वर्षा की आंखें भर आती हैं। हमेशा ही वो सुमन का कितना अपमान करती थी, उससे नफरत करती थी, पर आज सुमन उसका पूरा साथ दे रही थी। वर्षा भाभी, मैं विक्की से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज कुछ करो, मुझे विक्की से मिलना है। भाभी टेंशन मत लो वर्षा, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हारे पास विक्की के पापा का नंबर है ना? मुझे तो। वर्षा सुमन को विक्की के पापा का नंबर देती है। ये मिल गया भाभी, एक बार विक्की ने मेरे फोन से अर्जेंट अपने पापा को फोन मिलाया था, मेरे फोन में सेव कर लिया था मैंने। ठीक है, मैं विक्की के पापा को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते राजेश अंकल जी। मैं काफी देर तक सुमन विक्की के मम्मी पापा दोनों से बात करती है, उन्हें सारी सच्चाई बताती है। अपने बेटे की करतूत पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अंकल जी, आप तो खुद एक बेटी के पिता हैं, आप खुद सोचिए, क्या विक्की ने सही किया? इधर सुमन विक्की के मम्मी पापा से बात कर रही थी, उधर वर्षा के मोबाइल पर विक्की का फोन आ जाता है। सॉरी वर्षा, मैं घबरा गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुमने एकदम से शादी का प्रेशर डाला तो मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा पता नहीं मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं, पर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। टेंशन मत लो वर्षा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। पापा सुमन भाभी से बात कर रहे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सुमन भाभी बहुत अच्छी है, आज उनकी वजह से सब ठीक हो रहा है। वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुमन ने उसकी बिगड़ती हुई जिंदगी को संवार दिया था। सब कुछ ठीक हो जाता है। वर्षा अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन जाती है और वहीं विक्की और वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा प्रेग्नेंट थी, इस वजह से जानकी लंदन में ही बेटी के पास रही ताकि वर्षा को अपनी सास और माँ दोनों का साथ मिल सके। सुमन अपने पति और ससुर के साथ भारत लौट आती है। मम्मी आप सही कहते थे, सुमन भाभी बहुत अच्छी है, आज उनकी वजह से मेरा घर बस गया। बिल्कुल, हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें सुमन जैसी बहू मिली। ऐसी बहुएं लाखों में एक होती हैं। हे भगवान, क्या सोचकर मेरी किस्मत लिखी तूने। शादी भी कराई तो ऐसे घर में जहाँ ये काम खत्म ही नहीं होते। हाय मेरी कमर, लगता है आज तो टूट ही जाएगी। घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए नम्रता मन ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। वो गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रही थी जैसे मानो झाड़ू से किसी सांप को मार रही हो। दरअसल नम्रता की शादी सुशील से हुई थी। सुशील की माँ लता अपाहिज थी और वो हमेशा व्हीलचेयर पर ही रहती थी। लता के कुल 5 बच्चे थे, एक नम्रता का पति सुशील और उसके अलावा 4 बेटियां, सिया, ममता, रवीना और निशा। इन सब में सुशील सबसे छोटा था। चारों बड़ी नंदों की शादी हो चुकी थी। उस दिन नम्रता की सबसे बड़ी ननद सिया अपने 3 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आई हुई थी। सिया के बेटे ने पूरे घर में कचरा फैला दिया था, जिसे साफ करते करते नम्रता थक गई थी। तभी सिया का बच्चा खेलते खेलते उसके पास आ गया। अपनी माँ के दम पर फुदक रहा है ना, मुझे तू अकेले में मिल गया ना, कसम से ये सारा कचरा तुझे ही खिला दूंगी, फिर सारा दिन पॉटी करता फिरेगा। अरे ना ना ना, ये क्या बोल गई मैं, अगर इसे पॉटी लग गई तो भी तो शामत मेरी ही आनी है, इससे बढ़िया तो मैं कचरा ही उठा लूं। हे भगवान, थोड़ी तो दया कर मुझ पर। अकेले में क्या बड़बड़ा रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस रेहान को देख रही थी, कितना प्यारा है ना ये।
हाँ वो तो है ही। बेटा रेहान, जाओ जाकर मामी को किस्सी कर दो। नहीं मामी, गंदी। बच्चे की बात सुनकर नानी जोर जोर से हंसने लगे, जबकि नम्रता अपनी बेइज्जती से और ज्यादा जल भुन गई। लेकिन अपनी सास के सामने वो भी झूठ मूठ हंसने लगी। पूरे 15 दिनों तक मायके में रहने के बाद सिया अपने ससुराल वापस चली गई। तब जाकर नम्रता को कुछ राहत मिली, लेकिन अपनी सास के सामने नंबर बनाने के लिए वो उदास होते हुए बोली, माँ जी, सिया दीदी चली गई तो कितना सूना सूना लग रहा है ना। हाँ, मन लगा रहता था, पर तू चिंता मत कर। परसों ममता अपने दोनों बच्चों के साथ आ रही है। वो कह रही थी कि इस बार 10 दिन तो रुक कर ही जाएगी। अच्छा, अरे वाह, अब बढ़िया रहेगा। फिर तो बहुत बढ़िया रहेगा। नम्रता मन मारकर अपनी सास से झूठ बोल रही थी। सिया और उसके बच्चे के जाने की सारी खुशी 1 सेकंड में काफूर हो गई थी। 2 दिन बाद ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आ गई। उसके दोनों बच्चे बहुत ही शैतान थे। वो दिन भर घर में धमा चौकड़ी मचाते और गंदगी फैलाते। नम्रता बस उन्हें देखती और खून के घूंट पीकर रह जाती। किसी तरह 1 हफ्ता बीत गया और ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल चली गई। अब नम्रता को चिंता हुई कि कहीं अब उसकी तीसरी ननद रवीना न आ जाए, तो उसने टोह लेने के लिए अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए ना, ममता दीदी के दोनों बच्चों के जाने से घर कैसा सूना हो गया है ना। हाँ, पर तू चिंता मत कर। 3 दिन बाद रवीना और निशा दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, और निशा तो पेट से है। तेरे पास उसकी सेवा करने का खूब मौका होगा। वो तो अब बच्चा होने के बाद ही जाएगी अपनी ससुराल। है? क्या? सच में? ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई। नम्रता टेंशन में थी। वो अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी नजर पंखे पर पड़ी। उसने मन बना लिया कि वो उसी पंखे से चुन्नी का फंदा बनाकर लटक जाएगी। गुस्से में उसने एक कुर्सी उठाई और बिस्तर के ऊपर रखी। वो फंदा लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी सास अपनी व्हीलचेयर से उसके कमरे में आई और बोली, हाँ, ये ठीक किया तूने नम्रता। बेटी, मेरे कमरे के भी पंखे को साफ कर दे, बहुत गंदा हो रहा है। और सुन, थोड़ा साबुन का पानी ले लेना, देखना चमक जाएंगे पंखे एकदम। हाँ जी माँ जी, अभी करती हूँ। नम्रता ने कुर्सी को साइड में रखा और दूसरे कमरे में चली गई। हे भगवान, ये लोग तो मरने भी नहीं देते। भगवान, या तो मुझे उठा ले या मेरी नंदों को उठा ले। कैसी खाली औरतें हैं, अपने ससुराल छोड़कर मायके में मूंग दलने आ जाती है। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, मूंग भी मुझे ही दलनी है, वरना माँ जी फिर डांट लगाएंगी। कुछ दिन बाद नम्रता की दोनों नंदे रवीना और निशा मायके आ गई। अब तो नम्रता का काम और भी बढ़ गया। वो दिन रात काम में लगी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अपनी नंदों के बच्चों को देखकर नम्रता इसलिए भी ज्यादा चिढ़ जाती थी क्योंकि शादी के 4 सालों के बाद भी नम्रता खुद मां नहीं बन पाई थी। उसने और उसके पति सुशील ने बहुत इलाज कराया, पर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। नम्रता बहुत दुखी रहने लगी थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उधर उसकी चारों नंदों को ये बात पता लगी तो वो भी अपनी भाभी के लिए उदास हो गई। वो चारों जहाँ जहाँ रहती थी, वहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों पर जाकर वो अपनी भाभी के लिए मन्नतें मांगने लगी। नम्रता की नंदों की दुआएं रंग लाई और फिर एक दिन नम्रता को पता चला कि वो पेट से है। पूरे परिवार में खुशियां लौट आईं। ऐसे ही 6-7 महीने बीत गए, पर एक दिन डॉक्टर ने नम्रता से कहा, देखो नम्रता, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बच्चेदानी में थोड़ी दिक्कत है। जरा सी लापरवाही या झटका तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान ले सकता है। इसीलिए अब तुम्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है और अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है? जी डॉक्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। नम्रता ने डॉक्टर से कह तो दिया, पर वो आराम कैसे करे, ये बड़ा सवाल था। उसकी सास लता कोई भी काम करने की हालत में नहीं थी। इसी उधेड़बुन में वो घर पहुंची तो देखा कि घर में उसकी चारों नंदे पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये चारों एक साथ आदम की। लो जी, अब तो हो गया आराम। नम्रता को लगा था कि अब तो उसके लिए काम और बढ़ जाएगा, लेकिन तभी एक ननद उसके लिए पानी लेकर आई। दूसरी ने फौरन उसके लिए फल काटना शुरू कर दिया, तो तीसरी उसके कमरे को ठीक करने लगी। चारों नंदों ने घर का सारा काम संभाल लिया था और ये देखकर नम्रता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये लो भाभी, सेब खाओ। नहीं, उससे पहले ये लो गर्मा गर्म दूध पी लो भाभी। भाभी, इसमें गर्म पानी है, जब भी प्यास लगे तो पी लेना। अब किचन तक चलकर आने की जरूरत नहीं है।
अपनी नंदों का प्यार देखकर नम्रता की आंखों से आंसू छलक गए। कुछ दिन बाद नम्रता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके मां बनने से उसकी नंदों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नम्रता ने उन चारों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा, मुझे माफ कर देना। आप सबकी वजह से ही मेरी बेटी इस दुनिया में आ पाई, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी का नाम आप चारों के नाम पर रखूंगी। सिया दीदी के सी, ममता दीदी के म, रवीना दीदी के र और निशा दीदी के न, यानी सिमरन। अब सब ठीक था। धीरे धीरे नम्रता की चारों नंदे अपने ससुराल जाने लगी, लेकिन इस बार नम्रता को वाकई उनके बिना घर सूना लग रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी 4 नंदे सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि उसके सुख दुख की साथी भी हैं।